गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हमने पढ़ना है चैप्टर ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, जिसमें हमारा मेन मोटिव है लाइट के बारे में स्टडी देखनी कि जो लाइट है वो कैसे आ रही है, हम चीजों को देखते किसकी हेल्प से हैं, लाइट की हेल्प से। तो व्हाट इज लाइट विच हेल्प अस टू सी, विच इनेबल अस टू सी। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आईज पे मीट करती है ना, तो रेटिना पे इमेज बनती है और हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं हाँ हमने ये चीज देखी। सो लाइट अगर नहीं होगी, अगर पूरे कमरे में हम बिल्कुल अंधेरा कर देंगे ना, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ना। एकदम से लाइट जब चली जाती है, चेयर कुछ नहीं दिखता, तो देख किसकी हेल्प से सकते हैं, लाइट की हेल्प से। तो लाइट इज व्हाट विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि लाइट के क्या फीचर्स हैं। जो लाइट है, सबसे पहला पॉइंट कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल करती है c स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड होती है ना लाइट की, वैसे होती है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब कोई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसमें जैसे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, प्रेशर कम ज्यादा करते हैं ना, तो वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, वैसे वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है, एयर में हल्की सी इससे कम होती है, बट हम इजी कैलकुलेशन के लिए इतनी ही स्पीड एयर के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये आ जाएगी। दूसरी चीज, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। लेकिन क्या चीज है जो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लेकिन क्या है जो चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इट रिमेन्स सेम। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। लाइट क्या है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो इतनी स्पीड से चलती है, जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज फॉर लाइट। अब इसका सबसे पहला फिनोमेना हम करते हैं रिफ्लेक्शन। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ना और फिर उसी से रिफ्लेक्ट होके आ जाना। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन किससे होती है? मिरर से। तो मान लो मैंने कोई भी एक मिरर ले लिया, प्लेन मिरर। ठीक है, जब इस पे लाइट पड़ेगी, इस रे ऑफ लाइट को, ये मैंने क्या किया, मैंने लाइट को एक सिंगल लाइन से बनाया, उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये फॉल कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। इस पॉइंट पे हम एक डॉटेड लाइन से नॉर्मल बना लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। और फिर यहां से टकराकर जो लाइट है वो वापस चली जाएगी। ये क्या हुआ, ये इंसिडेंट करी लाइट और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई, तो हम बोलेंगे लाइट ने कौन सा फिनोमेना कर दिया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको हम कौन सी रे बोलेंगे फिर, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बोल लो या फिर बेंडिंग बैक बोल लो, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली गई, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज। सबसे पहला लॉ आ जाएगा हमारे पास, ये जो रेज है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ये सारी एक ही प्लेन में लाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड एक प्लेन है ना, तो इसी रे में इंसिडेंट आ रही है, इसी रे में रिफ्लेक्टेड और इसी रे में
नॉर्मल। तो सबसे पहला रूल आ जाएगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सारी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, मतलब ऑल लाई इन सेम। दूसरा लॉ इसका आ जाएगा जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन करने के लिए हमने मिरर का यूज करा। ये जो मिरर है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर्स, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। कौन से दो तरह के होते हैं? मिरर्स प्लेन, दूसरी टाइप की आ जाएगी हमारे पास स्फेरिकल, राइट, ठीक है। मिरर होता क्या है? मिरर एक ऐसी चीज है जिसकी एक साइड होती है पॉलिश्ड, ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ ना, इसका मतलब ये वाली साइड कैसी है? पॉलिश्ड। और जो दूसरी साइड होती है ये होती है रिफ्लेक्टिंग, मतलब लाइट इस साइड से आएगी और इस साइड से जाएगी। अगर मैं लाइट को इधर बनाऊं तो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी विद दिस नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब भी हमने रे ऑफ लाइट बनानी है एरो जरूर बनाना है, क्योंकि एरो नहीं बताएंगे तो इसका मतलब हम बताएंगे लाइट आ रही है कि जा रही है, तो हमें बताना पड़ेगा ये लाइट आई है और ये लाइट गई है, ठीक है। तो दैट इज एंगल आई, दैट इज एंगल आर। तो मतलब मिरर क्या है? जिसकी एक साइड क्या हो? पॉलिश्ड हो और दूसरी रिफ्लेक्टिंग। पॉलिश किससे करते हैं? वो सिल्वर की कोटिंग करते हैं ना, तभी वो सिल्वर कहते हैं सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है, इसीलिए सिल्वर की कोटिंग करते हैं। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए बाहर से लेड की कोटिंग कर देते हैं। वो रेड कलर का पेंट आता है ना, वो कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो सिल्वर की कोटिंग है वो जल्दी खराब ना हो, अदरवाइज तो सिल्वर हाथ लगाएंगे तो चला जाएगा, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए रेड कलर का पेंट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप के होते हैं, ये फर्दर दो टाइप के आ जाएंगे हमारे पास। वन इज कनकेव एंड अदर इज कन्वेक्स। कनकेव कैसा बनाएंगे हम? कनकेव का मतलब होता है स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर जो कि किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। हमने एक स्फीयर लिया, उसका हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। मान लो ये आपका स्फीयर है, तो हमने इस स्फीयर का इतना सा पार्ट लिया, वो स्फेरिकल मिरर हो गया। अब उसकी कौन सी साइड पॉलिश्ड है, कौन सी रिफ्लेक्टिंग है, उस बेस पे उसका नाम आ जाए कि वो कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। अब स्फीयर के इस पार्ट में अगर हम ये वाली साइड को पॉलिश कर दें और ये वाली रिफ्लेक्टिंग हो जाए अंदर वाली, इसको हम बोल देंगे कनकेव मिरर। और कन्वेक्स उल्टा हो जाएगा। चीज हमने यही ली है, लेकिन इसमें ये पॉलिश्ड है और ये वाली क्या है? रिफ्लेक्टेड। अगर इसको मैं उल्टा बना दूं तो इसकी जैसे ये हो जाएगा। तो ये अंदर वाली साइड जो है पॉलिश्ड है और बाहर वाली रिफ्लेक्टेड। इसको हम कौन सा मिरर बोल देंगे? कन्वेक्स। तो ये दो तरह के हमारे पास स्फेरिकल मिरर। अब हमने क्या करना है? इन दो बेसिकली टोटल हमारे पास तीन मिरर्स आ गए। पहला आ गया प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हमने देखना है इन मिरर्स से हम इमेज कैसे बना सकते हैं। इमेज, अब इमेज है क्या? इमेज जो है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। इमेज कब बनती है? जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर मीट करेगी ना, तो इमेज बनेगी, ठीक है। दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज तब बनेगी जब लाइट जो है एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर मीट कर रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मिरर ले लिया, ठीक है। अगर लाइट इधर से गई, ये मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, तो ये क्या करेंगी? ये लाइट्स फोकस पे मीट करेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ मीट करेगी, एक्चुअली मीट कर रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है। और कई बार क्या होता है, लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, इट अपीयर्स टू मीट। हम क्या करते हैं? उसको एक्सट्रापोलेट करके मिला रहे हैं, फिर इमेज बन रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कन्वेक्स मिरर ले लूं, अगर मैं एक कन्वेक्स मिरर ले लूं तो यहां से लाइट जब इंसिडेंट करेगी ना तो ऐसे जाएगी,
ऐसे जाएगी, तो ये तो मिल ही नहीं रही, ये तो जो पोल से जाएगी वो वापस चली जाएगी, ये तो मिल नहीं रही ना। लेकिन अगर मैं इसी को एक्सट्रापोलेट कर दूं ना तो ये यहाँ मिल रही है, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, लाइट एक्चुअली मिल नहीं रही, इट अपीयर्स कि हाँ पीछे जाके मिरर के पीछे कहीं मिल रही है। यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये पॉलिश्ड। ठीक है, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है हमेशा, और जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक है, तो ये हमारी दो टाइप्स की इमेज होगी, रियल इमेज हो गई और एक वर्चुअल इमेज होगी। अब हम देखते हैं डिफरेंट मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं। तो सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं अपने घर में वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। हम अपने आप को देख के आते हैं रोज। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? एक दो पॉइंट्स कुछ आप बताइए। हाँ, मिरर के पीछे बन रही है। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये भी कर सकते हैं, जो रियल इमेज होती है इट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना में आपको बताऊंगी कि क्या होता है। हमारी जो ह्यूमन आई होती है ना, उसकी जो पिछली स्क्रीन जहां पे एक्चुअली राइट रिफ्लेक्ट होकर जो आई है ना वो मिल रही है, वो रेटिना है। ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर करेंगे उसमें हम देखेंगे। और यहाँ पर इमेज कैसे बनती है? बिहाइंड द मिरर, जैसे कि हमारे प्लेन मिरर में बनती है। मिरर के पीछे दिख रहे होते हैं ना हम खुद को, तो वो वर्चुअल मिरर। नाउ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से शुरू करते हैं, उसके बाद हम कनकेव और कन्वेक्स के बारे में भी सीखेंगे। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट, सेम साइज सेम डिस्टेंस। देखो जितने साइज के हम हैं हम उतने ही दिखते हैं, छोटे नहीं दिखते, बड़े नहीं दिखते। जितना डिस्टेंस हम मिरर से दूर है हमारी इमेज भी उतनी दूर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिरर के सामने खड़े हो, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे आप देखोगे आपकी इमेज भी पीछे जाती जाती है। ठीक है, तो एट द सेम डिस्टेंस बन रही है। दोनों में मैम ये हम कर रहे हैं कि इमेज कितने टाइप की होती है। अभी हम मिरर की टाइप्स करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन से में कौन सी बनी है। ये सिर्फ मैंने ये बताया कि इमेज कितने तरह की बन सकती है, किस मिरर में कैसी बनती है वो हम अब देख रहे हैं। प्लेन मिरर से हमने शुरू करा, तो प्लेन मिरर में बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में हमें अपना कौन सा हाथ उठता हुआ दिखेगा? राइट वाला। अगर मैं कोई लेटर लिखती हूँ, जैसे एम्बुलेंस, अगर आप देखो तो उल्टा लिखा होता है ना, क्यों लिखा होता है? ताकि जब हम मिरर पे देखो तो आपको उसकी सही इमेज, सीधी इमेज दिखे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। So these are the characteristics of image formed by plane mirror। और भी होंगे बहुत सारे पॉइंट, यू कैन थिंक ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमें पता है कैसा मिरर है? जिस कौन सी साइड पॉलिश है इसकी? बाहर वाली के अंदर वाली? बाहर वाली। ठीक है, बाहर वाली पॉलिश्ड है और अंदर वाली रिफ्लेक्ट। कनकेव मिरर में ना 5 to 6 केसेस बनते हैं इमेज की। अब इन मिरर्स में इमेज बनाने के रूल्स क्या हैं वो एक छोटा सा आप देख लेते हैं ओवरव्यू कि इमेज जब हम बनाते हैं तो हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं। जब हमने इमेज बनानी है ना, हमने 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो लाइट इस एक्सिस को बोलते हैं हम, ये वाली एक्सिस जो पास आउट कर रही है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमने पार्ट लिया है स्फेरिकल मिरर का, जिसको हम एक एक्चुअल मिरर बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को अपर्चर। कि किसी मिरर का अपर्चर कितना, अगर मैं इसको बड़ा ले लूंगी तो मेरा अपर्चर बड़ा हो जाएगा, छोटा लूंगी तो अपर्चर छोटा हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। यस, पोल।
इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। अब जब ये स्फीयर अगर कंप्लीट हो रहा है ऐसे, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा, है ना। तो इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर है तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। सेंटर से आप किसी भी सर्कल या स्फीयर की बाउंड्री तक ले जाएंगे तो हमें रेडियस ही मिलेगा, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके हाफ को हम बोलते हैं पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। पी लिख देती हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और इस लेंथ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो ये जो टर्म्स है ना, ये हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, ये आपने सारे मिरर्स में आगे यूज करनी, इवन लेंस में भी थोड़ी बहुत यूज करेंगे, ठीक है। अब है कि जब हमने इमेज बनानी है तो कैसे बनानी है, उसकी ना तीन रूल्स मिनिमम आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि अगर ये हमारा मिरर है, जो लाइट, ध्यान से सुनना है फर्स्ट पॉइंट, जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस में से पास करेगी। ये रूल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो किसमें से पास करेगी, फोकस में से। दूसरा रूल, अगर फोकस में से आएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल, एनीवन, पोल पर आएगी तो पोल से उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी तो सेम रास्ते से। एक तो है पोल वाला पॉइंट कि अगर पोल पे स्ट्राइक करी तो जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे चली गई। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसका, ये जो भी बोल रहे थे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ये पोल है तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, ठीक है। तो ये चार रूल्स है, यही चार लाइन जब हम बना के मिला लेंगे तो हमारी इमेज बन जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया, कई बार इस पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कैसे जाएगी, तो ये रूल्स आपको पता है, ठीक है। अब हमने इमेज देखनी है। कनकेव मिरर में जब हम इमेज बनाते हैं ना तो उसके 6 केसेस हमने करने हैं। कहां-कहां हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, तो हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। एक की ना मैं आपको रे डायग्राम बना के बता दूंगी, बाकी हमें रे डायग्राम चाहे हम ना करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहां ऑब्जेक्ट रखा, कहां इमेज बनी, इमेज बनी कैसी है, छोटी बनी, बड़ी बनी, रियल इन्वर्टेड बनी या वर्चुअल इरेक्ट बनी। तो ये टेबल हमने याद करना है, मेन चीज, ठीक है। तो सबसे पहला ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां-कहां हम रख सकते हैं। अगर हमारा ये मिरर है ना तो 6 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की। नंबर 1 एट इंफिनिटी, ठीक है। इसका अगर मैं ये C बनाऊं, ये मैंने F बना लिया। नंबर 2 बियॉन्ड C, मतलब C के पीछे, या फिर बोल दो बिटवीन इंफिनिटी एंड C, कहीं पे भी। नंबर 3 एट C। नंबर 4 C और F के बीच, बिटवीन C एंड F। नंबर 5 एट F। नंबर 6 बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ये आपका नंबर 6 हो जाएगा। ये 6 पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट की रखनी है, किस केस में, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। तो ये हमारी 6 केसेस हैं। टेबल सीख लेते हैं पहला, फिर मैं एक का रे डायग्राम बना दूंगी आपके लिए। देखो टेबल में एक जो चीज हमें, ट्रिक जो हमने याद रखनी है ना, ये है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, ये है इमेज कहाँ बनेगी, एंड दैट इज नेचर ऑफ इमेज। तो नंबर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 6। रूल क्या याद रखना है, दैट ऑब्जेक्ट प्लस इमेज करके 6 आना चाहिए। ये नंबर ध्यान में रखने, कैसे देखना। सबसे पहला पॉइंट क्या था, एट
इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट क्या था? बियॉन्ड सी। थर्ड पॉइंट क्या था? एट सी एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी पोल। ये है ना। तो नंबर 1 एट इन्फिनिटी, 1 में कितने ऐड करूंगी 6 बन जाएगा 5। 5 पे क्या लिखा है? एट एफ हमारी इमेज बन जाएगी। याद रखने का तरीका, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एट एफ बियॉन्ड सी 2, कितने ऐड करूं 6 बन जाएंगे 4, बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड एट सी, कितने ऐड करोगे 6 बन जाए 3, तो एट सी, बिटवीन सी एंड एफ 2, मतलब बियॉन्ड सी। एट एफ मतलब एट इंफिनिटी, राइट। ये एक स्पेशल केस है, इस पे हम लगा लेते हैं स्टार। ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें इमेज भी सबसे अलग ही बननी है। इसकी बननी है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब कि मिरर के पीछे। अब अगर मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में मिरर के पीछे इमेज बन रही थी तो कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये पता चल गया हमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। V एंड E, ये यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। V का मतलब है वर्चुअल, E का मतलब है इरेक्ट, R का मतलब क्या होगा? रियल, I का मतलब क्या होगा? इनवर्टेड। और यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बनती है मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, ये अलग सा केस था जो हमने अलग से लिख लिया। अब नेचर में ना ऊपर से शुरू हो जाओ, छोटा बड़ा 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 बड़ा, बस। सबसे पहला एट इंफिनिटी एट एफ डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डिमिनिश भी नहीं लिखते, पॉइंट साइज लिखते हैं, बहुत ही छोटी बनती है पॉइंट साइज। ठीक है, और नेचर कैसा है? रियल एंड इनवर्टेड। वो सबके लिए, जितने भी अब केसेस है ना, सबके लिए नेचर कैसा बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड। साइज, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, छोटी, और एट सी पे सेम साइज मैग्नीफाइड, और यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड। ये आपका नेचर, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बन रही है और कैसी बन रही है, कितनी साइज में कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें इस टेबल से मिल रही है। और ये बना कैसे होगा? यही वो सारी रेज, कोई हमने पैरेलल से बनाई, फिर सेंटर वाली बना दी, जहां मिल रही है वहां इमेज बन गई। यही चीज करिए बस। तो आपको ये मेन टेबल है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम में याद आता नहीं याद आ रहा, यू कैन क्विकली रीड इन योर, आप याद कर सकते हो कि हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, कोई एक पहले बना के देख लेते हैं कि कैसे बनाई। जैसे अभी वैसे मैंने एक बनाई भी थी, मान लो ये मैंने कनकेव मिरर लिया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर मैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने का मतलब जब भी रेज इन्फिनिटी की किसी चीज से आनी है या इन्फिनिटी पर जानी है तो वो होंगी पैरेलल। यहाँ पे लिख लेते हैं रेज फ्रॉम इन्फिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल, ईदर कमिंग फ्रॉम, या तो इन्फिनिटी से आए या इन्फिनिटी पे जाए, पैरेलल। अगर पैरेलल बना रहे हैं मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, अगर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जा रही है मतलब इन्फिनिटी के पास जा रही है। ठीक है, तो हम पैरेलल वाला इन्फिनिटी वाला केस कर लेते हैं, इजी। तो ये आई फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे तो पता है रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो किस में से पास करेगी? फोकस में से, रिफ्लेक्ट हुई फोकस में से पास कर गई, तो ये मेरा पॉइंट हो गया फोकस। ठीक है, एक और पैरेलल रे ले लेते हैं, ये भी कहां से पास करेगी? फोकस में से। ठीक है, तो ये दोनों रेस कहां मिल रही हैं? फोकस पे। इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। कैसी इमेज है? साइज क्या है इमेज का? पॉइंट साइज, बहुत छोटी। यही हमने करा टेबल में, ये देखो सबसे पहला केस, एट इन्फिनिटी इमेज एट एफ, पॉइंट साइज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ऐसे जब आप बाकियों का इसको सी के, मैं अगर सी पे रख लूं, लेट अस से मैंने सी पे रखी, एक सी वाला भी बना लेते हैं। लेट अस से ये सी है, तो ये
मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे कहीं मेरा एफ है, एक मैंने पैरेलल बनाई, वो इस फोकस में से पास कर रही है, ठीक है। दूसरी कहां से बनाऊं? फोकस में से पास करवा लेते हैं। वो कहां से जाएगी? कहां बनी? सी पे। सेम साइज, ऐसे हमने इमेजेस बना लेंगे। फोकस में से पास करी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम याद होना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, नेचर कैसे, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट मिरर। नेक्स्ट मिरर कौन सा है हमारे पास? वो कैसा होता है? अंदर वाली साइड पॉलिश्ड, और जो बल्ज आउट है, मतलब जिसका पेट निकला हुआ जिस लेंस का, वो कैसा है? पॉलिश्ड, सॉरी रिफ्लेक्टिंग। तो अगर ये है हमारा, तो इसमें वही चीज, ठीक है। तो यहां से अगर रे आती है तो ये रे ऐसे पड़ रही है, तो ये ऐसे जाती है, पर जाती ऐसे कि इट अपीयर्स कि ये फोकस में से पास करे, ठीक है। इसी तरह अगर ये ऐसे आएगी तो ये भी ऐसे जाएगी, तो इट ऑल्सो अपीयर्स कि ये फोकस में से पास कर रही है। तो अगर इसके ना सिर्फ दो ही केसेस है हमारे पास, इसके ऑब्जेक्ट और इमेज के सिर्फ दो केसेस हैं। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रही है, एंड उसका नेचर कैसा है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? सबसे पहला केस रखते हैं हम इन्फिनिटी, और दूसरा केस होता है कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर इस साइड पे इसका कोई भी पॉइंट है ना, तो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल, या फिर हम बोल दें ऐसे एट फाइनाइट डिस्टेंस। एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो जब इंफिनिटी पे रखा, इमेज कहां बनी है? फोकस पे, एट एफ। और नेचर कैसा है? पॉइंट साइज है ना, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, वी एंड ई, ठीक है। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल रखेंगे तो बनेगी बिटवीन एफ एंड पी, ये इन दोनों के बीच में कहीं बनेगी। और कैसी बनेगी? स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड, ठीक है, स्मॉल साइज। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो मतलब कि कन्वेक्स मिरर ने हमेशा ही कैसी इमेज बनानी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जबकि कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भी बनाता है। तो वो जो एक स्पेशल केस है वो आपने याद रखना, ठीक है। दैट्स इट विद द मिरर्स। अब इसके यूजेस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें दो, इन्हीं मिरर्स को ना दो नाम और है, एक है कन्वर्जिंग मिरर, एक है डाइवर्जिंग मिरर। तो आप बता सकते हो कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है और कौन सा डाइवर्जिंग है? कनकेव, कन्वर्जिंग या कन्वेक्स। हाँ, देखो कन्वेक्स क्या कर रहा है? कन्वेक्स मिरर पे जैसे ही लाइट पड़ रही है वो उसको फैला रहा है ना, फैला रहा है मतलब डाइवर्ज कर रहा है। तो इस मिरर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर का इसी तरह कन्वर्ज, क्योंकि लाइट जैसे ही इस पे पड़ रही है कन्वर्ज हो रही है। 5 केसेस में तो कन्वर्ज ही हो रही है, राइट। तो यही लिख देते हैं, कनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये मिरर की स्टडी जो है वो हमने कर ली है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है, इनके यूजेस रह गए हमारे। यूजेस, कनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं? डेंटिस्ट यूज करते हैं। हाँ, डेंटिस्ट यूज करते हैं मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। वो क्या करते हैं, मिरर को ऐसे रखेंगे
कैसे रखेंगे मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए? बिटवीन एफ एंड वी। मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड तभी बनती है ना, और इरेक्ट सीधी भी अब आपको तभी दिखती है। तो ये नंबर 1 आ गया डेंटिस्ट। और रिफ्लेक्टर्स में यूज होती है। हाँ, रिफ्लेक्टर्स या फिर हेडलाइट्स में, सोलर फर्नेस में, है ना। हेडलाइट में वही करते हैं, फोकस पे रख देते हैं ताकि पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट होके जाए। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, इमेज कहाँ बनी थी? इन्फिनिटी। तो जो इधर मिरर लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, आगे यहाँ पे बल्ब रख देंगे। यहाँ से जब लाइट इस पे पड़ेगी तो आगे कैसी लाइट मिलेगी? पैरेलल रेज। ठीक है, हाँ जी। ये हेडलाइट्स होती है, इसका एक मिरर अंदर वाला होता है, एक साइड वाला, तो दोनों से हाँ, वो कन्वेक्स मिरर होता है जो अंदर वाला, हाँ, जिसमें आपको वाइड व्यू मिलता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ना, जिसमें आपको पूरा ट्रैफिक आपको दिख देता है, पीछे कौन कौन आ रहा है, तो वो कन्वेक्स। दोनों ही आई गेस कन्वेक्स मिरर होते हैं, वो कनकेव नहीं होते, क्योंकि उसमें आप देख रहे हो ना ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे बन रहे हैं, प्लस आपको वाइड व्यू मिल रहा है। ठीक है, तो वही आ जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर के यूजेस में। और जो मैं बार्बर की शॉप, वो बताइए, आप बताइए, बार्बर की शॉप पे क्या दिखता है आपको? मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्नीफाइड कन्वेक्स तो बनाता नहीं है, कौन बनाता है? Concave। तो ये शेविंग मिरर में भी आ जाएगा एज अ शेविंग मिरर। ठीक है, और कन्वेक्स कहाँ पे आ गया? ठीक है, टू सी द ट्रैफिक एट द बैक। बताता नहीं है, बट जिम्स में भी होते हैं कन्वेक्स मिरर। किसमें? जिम में भी होते हैं कुछ हद तक, बहुत कम होते हैं ताकि लोग पतले लगें। ठीक है, नाइस वन। चलो ठीक है, मिरर वाला पार्ट खत्म। अब हम करते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/, बोलिए, u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। व्हाट इज u? अगर ये आपका मिरर है इनिशियल, और ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स से a b, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? u का मतलब फिर क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, जितने भी डिस्टेंस होते हैं हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से, इस पॉइंट से। हम सारे डिस्टेंस यहीं से देखेंगे, इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, जैसे भी जा रहा है। ठीक है, v को किससे डिनोट करते हैं? इमेज डिस्टेंस। दोनों ही कहां से होंगे? फ्रॉम p। ठीक है, जैसे मान लो c पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा ही है और c पे इमेज बन गई, तो फिर u और v इक्वल हो जाएंगे। कोई और केस देखते हैं, लेट्स से आपकी इमेज यहाँ बनी है, तो तब ये क्या हो जाएगा हमारा? b। ठीक है, अगर ये a b है तो इमेज विल बी a डैश b डैश, ये इमेज है। ठीक है, इसकी जो साइज होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं hi, हाइट ऑफ, सॉरी ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका जो साइज है इसको क्या बोल देते हैं? hi, हाइट ऑफ इमेजेस। ho, हाइट बोल लो या फिर साइज बोल लो, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। hi क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइट और साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन मतलब आपने साइन कैसे लेने हैं। अगर तो आप पोल से, ये आपका पोल है, इधर वाले डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना, तो वो होंगे नेगेटिव, और अगर पोल से इधर वाले डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो होंगे पॉजिटिव। ऊपर वाले मेजर करोगे तो पॉजिटिव, नीचे वाले मेजर करोगे तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे? इस साइड, ऑलवेज। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को इधर थोड़ी रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड रखना है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। और ऑलवेज वाली कोई चीज, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी, आप जैसे मिरर चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखी, इस चीज पे। ठीक है, बट ये दोनों चीजें हैं जो फिक्स रहेंगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
अगर आपकी इमेज इधर ही बन रही है तो आपने हमेशा v कैसा लेना है, नेगेटिव। अगर इमेज इधर बनेगी, जैसे कि कन्वेक्स के केस में हमेशा ही इमेज इधर बन रही है तो v क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। अगर इमेज इरेक्ट ही बन रही है, जैसे कन्वेक्स के केस में, अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, कन्वेक्स में v हमेशा पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसमें हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। कनकेव में ये चीजें चेंज हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उसमें रियल एंड इन्वर्टेड भी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बन रही है, सेम साइड में भी बन रही है, बिहाइंड द मिरर भी बन रही है। तो कौन सा केस है उसके ऊपर आपको इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ बेसिक आएगा जो हमने आप कर लिया। ठीक है, मेन आपको पता होना चाहिए ये साइन कन्वेंशंस क्या है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। जैसे आपको उन्होंने u भी दे दिया, v भी दे दिया, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल दिया। अब रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, एनीवन? और जो होता है वो 2f की रिलेशन बिटवीन f एंड r। देखो अगर ये मेरा c है ना, तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे कहीं f है लड़स से, तो ये क्या हो गया, मेरी फोकल लेंथ। मतलब मैंने बोला ना इसके आधे पे फोकल लेंथ होती है, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, c नहीं r की टर्म में बात करें, 2f। हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो f इज इक्वल्स टू r बाय 2 या r इज इक्वल्स टू 2f, आप जैसे मर्जी करें। ठीक है, तो ये रिलेशन है। मतलब हम अपने मिरर फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू r बाय 2, मतलब 2/r, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दैट्स इट, इतनी सिंपल चीज नहीं हमने बस करनी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अगली टर्म, मैग्निफिकेशन। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। फोकस कहाँ पे है, देखो अगर आप, ये आपका मिरर है, ये किधर कंप्लीट होगा, इधर ना, तो इसकी फोकल लेंथ इधर ही होगी, राइट। और अगर मैं कन्वेक्स बनाऊं, अगर मैंने एक मैंने ये मिरर बना दिया, मैं कंप्लीट बना रही हूँ बताने के लिए, एक मैंने ये बना दिया जिसका उल्टी साइड बनाना चाहिए। ये कौन सा मिरर है, कनकेव। ये साइड पॉलिश है ना, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो इसका जब सर्कल कंप्लीट हुआ, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ फोकल लेंथ, तो पोल से डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर यही मैं ये कौन सा मिरर बनाया मैंने, कन्वेक्स, इसका सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस यहाँ आएगा। इसकी फोकल लेंथ इधर मेजर कर रहे हो, पोल से इधर मेजर कर रहे हैं, तो कैसी हो गई, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये चीज है। ये भी आपको जनरलाइज रूल यहाँ पे पता लगता है कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, और कन्वेक्स के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को मिरर के केस में इन जनरल जो मैग्निफिकेशन आएगी वो आएगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी का एक और फॉर्मूला हमारे पास है -v/u। ठीक है, -v मतलब साइज ऑफ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, एंड u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, -v/u। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है ना, इससे हम नेचर का बहुत आराम से बता सकते हैं। दो चीजें हमने याद रखनी है। देखो मैग्निफिकेशन यहाँ तो आएगी पॉजिटिव, यहाँ आएगी नेगेटिव, यहाँ मैग्निफिकेशन आएगी ग्रेटर देन 1, यहाँ आएगी लेस देन 1। इसी पे हमने नेचर बता देना। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज यूजिंग मैग्निफिकेशन, मतलब m की वैल्यू को यूज करके नेचर के बारे में क्या बता सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आपका m बड़ा आ रहा है वहां से, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज बड़ी है ना, तभी आप डिवाइड कर रहे हो और वैल्यू जो आ रही है वो एक से बड़ी आ रही है, राइट। तो मतलब हाइट ऑफ जो इमेज है वो ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज कैसी हो गई, मैग्निफाइड। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी,
मैग्नीफाइड। और अगर यही लेस देन 1 है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैसी इमेज बन गई? डिमिनिश, छोटी। ये चीज पता लगी। मैग्निफिकेशन बड़ा होना मतलब ये चीज बड़ी है, ये बड़ी मतलब इमेज बड़ी बनी, बड़ी इमेज मतलब मैग्नीफाइड। ये लेस देन 1 है मतलब ये बड़ा होगा तभी तो डिवाइड करके लेस देन 1 आ रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी, छोटी मतलब डिमिनिश्ड। नेक्स्ट आ जाइए पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज पे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी? जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाइट पॉजिटिव मतलब सीधी ऊपर ही बन रही है, सीधी ऊपर बन रही है मतलब इरेक्ट। इरेक्ट के साथ क्या आता है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेगेटिव मतलब इसने तो हमेशा पॉजिटिव रहना ना, सारी बात इस पे आ रही है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव मतलब ये नीचे बन रही है, नीचे बन रही है मतलब इन्वर्ट हो गई। ऑब्जेक्ट तो हमने हमेशा सीधा रखना है। अगर इमेज सीधी बनी मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हमारी इमेज टेढ़ी बनी तो मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव। टेढ़ी बनना मतलब इन्वर्टेड होना, और इन्वर्टेड होना मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया? ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फिनोमिना, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ ली, लाइट मिरर पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होके हम पर आती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ ट्रांसमिट कर देती है। नेक्स्ट फिनोमेना जो हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, इसका मतलब होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, तो जब ये पास होती है, जब एयर में लाइट घूम रही है तो उसकी स्पीड फिक्स है, हमें पता है। लेकिन जब वो किसी दूसरे मीडियम में, फॉर एग्जांपल पानी में चली गई, ग्लास में चली गई, तो क्या उसकी स्पीड उतनी रहेगी? तो चेंज हो जाएगी। मतलब लाइट जो है वो अपना रास्ता चेंज कर रही है। तो ये जितना रास्ता, ये जो रास्ता चेंज कर रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट जो मुड़ रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो कि ये मैंने एक बाउंड्री बना ली, ये मैंने एक ग्लास स्लैब ले ली, ये सोचो लाइट आई, रे बनाएंगे, एरो बनाएंगे, ये बता रहे हैं लाइट इस डायरेक्शन में गई, इस पॉइंट पर मीट करी, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे? एक नॉर्मल। तो जब ये अंदर जाएगी तो सेम पाथ तो फॉलो नहीं करेगी, तो ये बेंड हो जाएगी। दो तरीके से बेंडिंग हो सकती है, या तो नॉर्मल के अंदर हो जाए या फिर नॉर्मल से दूर हो जाए। वो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। ठीक है, ये है हमारा एयर, ये है हमारा ग्लास। एयर कैसा मीडियम होगा? रेयरर। ठीक है, रेयरर मतलब गहरा नहीं है, दूर दूर पार्टिकल्स है। डेंसर मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास है। तो ये कैसा हो गया? डेंसर मीडियम। ये कैसे पता चलता है कौन सा रेयर? उसकी डेंसिटी से। मतलब वो चीज। हाँ, इसमें नॉर्मल डेंसिटी यूज होती है कि ऑप्टिकल डेंसिटी यूज होती है? इसमें वैसे बेसिकली जो टर्म यूज होगी वो भी हम करेंगे, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। नहीं मैं वो तो ठीक है, हाँ। रेयरर और डेंसर के लिए हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात नहीं करते। ऑप्टिकल डेंसिटी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं ना उसके लिए। वो अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो मैंने लेमन लैंग्वेज में बताया कि आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा जो मीडियम है वो डेंसर है। अब आप एयर को देखो, उसके सामने अगर मैं पानी रख दूंगी तो कौन आपके लिए डेंस है? पानी के एयर, पानी। वो एयर रख दूं और दूसरी साइड पे ग्लास रख दूं, ग्लास कोई स्लैब रख दी, तो कौन डेंसर है? ग्लास। बस इतना। ठीक है, बहुत क्लोज वाली चीजें नहीं आएंगी, जो पता लग रहा है नाम सुन के कि हाँ ये रेयरर है, ये डेंसर है, वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया रेयरर। तो जब लाइट जाती है रेयरर से डेंसर में, तो क्या होता है? इट बेंड्स टूवर्ड्स, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है ये रे, ये जो परपेंडिकुलर बनाते हैं ना टू सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो रे बनाते हैं सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। इसके साथ वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके साथ वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हम कौन सा पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन।
अब हम कौन सा पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर जाएगी डेंसर से रेयर, जैसे इसी को अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक करवा दूं, लेट अस से यहाँ मैंने स्ट्राइक करा दी और यहाँ मैंने बना दिया उसका नॉर्मल, तो यहाँ पर लाइट को जाना कैसे चाहिए? जाना ऐसे चाहिए ना, जाना चाहिए ऐसे, बट जाएगी कैसे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ऐसे जाएगी एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से रेयरर है, इसलिए इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इस केस में नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो लास्ट में जो एंगल है वो इक्वल होंगे। हाँ, ये जो रेज है ना ये पैरेलल होती है, ये इमर्जेंट रे होती है Yes, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। जिस इसमें हम रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं, इसमें सारी चीजों में हमने रिफ्रैक्शन ढूंढना है। तो इसके भी दो लॉज आ जाएंगे हमारे पास। एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पहले। हाँ, इमर्जेंट रे तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बेसिक जो 2 रूल्स है ना उस तक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या आ जाएगा? सेम। क्या था सबसे पहला लॉ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी यहाँ पे? वहां पे दूसरा लॉ तो ये था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों एंगल तो बराबर है नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड लॉ आता है उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। Yes, स्नेल्स लॉ ने हमें किसके बारे में बताया? उसने हमें बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अभी मैं सिर्फ म्यू लिख रही हूँ, मतलब एक मीडियम का, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। और इसी को मैं स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में भी बता सकती हूँ। Yes. देखो, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया ना, पाथ चेंज करना मतलब उसकी स्पीड चेंज हो गई। पहले वो बड़ी तेजी से आ रही थी, वो मुड़ गई, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई। तो जब यहाँ पर कम थी, कम कम कम, जब वो बाहर आई तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तब वो अवे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मतलब जहां से भी लाइट आ रही है, एयर ही लिख लेते हैं, इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लें। 2 तरीके हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने के। नंबर 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जहां से आ रहा है टू द स्पीड ऑफ लाइट जहां को जा रहा है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं जिसमें एक मीडियम फिक्स है कि एयर है। व्हेन वन मीडियम जहां से लाइट आ रही है ना वो फिक्स है, लाइट जो है कम्स फ्रॉम एयर, जब ऐसा फिक्स हो जाता है ना तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिना सोचे। मैं कोई ऊपर वाले मीडियम की बात नहीं कर रही, किसकी बात कर रही हूँ? इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, और इसको हम सेम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। और इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कैसे लिखते हैं? c से। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव का मतलब ऐसा है जैसे कि मैं बोल दूं ग्लास से वाटर में जा रही है। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं स्पीड की बात करूंगी तो देखो म्यू को कैसे लिखते हैं? c by v in water। म्यू g को कैसे लिखेंगे? c by v in glass। ठीक है, तो क्या होगा? c के साथ c कट जाएगा, तो क्या आ गया? वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर।
ठीक है। तो अगर मैं इनको मीडियम 1 या मीडियम 2 बोलूं, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ को जा रही है, तो इसको मैं म्यू के टर्म्स में क्या बता सकती हूँ, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये ध्यान में रखना लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। जिसमें जा रही है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको नीचे लिखना है। बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि 1 से आई, ठीक है। जहां से आई है उसकी स्पीड ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जहां से आई है। यहां पे भी देखो मीडियम लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि लाइट एयर से आई थी। ये मीडियम 1 से आई है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 गई कहां पे, 2 पे, तो क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इतनी चीज ध्यान में रखनी। ये वैसे ज्यादा डिटेल है, बट यहां तक तो आपको पता ही होना चाहिए। और अगर आपको एक रिलेशन पता है ना, दैट v is equals to न्यू लैम्डा, वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डालूं ना, तो आई कैन सिंपली से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जेबीटी में, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, क्योंकि c कांस्टेंट, मैं जब न्यू लिख दूंगी इसको c अपॉन न्यू लैम्डा, c भी कांस्टेंट, न्यू भी कांस्टेंट, मैंने शुरू में लिखवाया ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट रहती है, वो स्पीड चेंज होती है या फिर वेवलेंथ चेंज होती है। तो c कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल किसके आ गया, लैम्डा। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है जिबगी और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, तो उसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लाइट के लिए सबसे ज्यादा होगा, रेड के लिए या वायलेट के लिए, वायलेट के लिए। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है कि किस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा, रेड और वायलेट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वायलेट। क्यों आया, देखो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, दैट वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड। तो म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो जो म्यू होगा वायलेट का, ये साइन उल्टा कर दो, तो उसने मैक्सिमम ही पूछा था, हम वायलेट बता देंगे, ठीक है। ये चीज है, चलो ठीक है। फिर हमने मिरर्स पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन का सिर्फ बेसिक पार्ट पढ़ा है, इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमने लेंसेज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।